नमस्कार, फ्यूचर एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं वीरेंद्र कुमार और सेशन के बिल्कुल मध्य भाग में बातचीत ये करेंगे कि अगले हाफ के लिए यानी लगभग 12 से लेकर 3:30 तक में आपकी अप्रोच इंडेक्स पे क्या हो, स्टॉक स्पेसिफिक क्या हो और ऑप्शंस में क्या हो। आज हमारे साथ एक्सिस सिक्योरिटीज से राजेश पालविया होंगे, उनसे करेंगे बातचीत। हमारे साथ मौजूद भी हैं राजेश। गुड आफ्टरनून, कार्यक्रम में स्वागत है आप। और राजेश से हम बातचीत शुरू करें उससे पहले आइए जरा देखते हैं सुबह हमारी बातचीत क्या हुई थी और अब तक क्या निष्कर्ष निकला है उस बातचीत का, मतलब इम्पैक्ट क्या था। देखिए, कल के पुलबैक के बाद और आखिरी के घंटे के कोलैप्स के बाद दो चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण थी। वो ये था कि 23,000 पे कॉल्स और पुट्स का कंसंट्रेशन दोनों एग्रेसिव था। पुट राइटर भी था, कॉल राइटर भी था। इसको हटा दीजिए, मेरे ख्याल से तीसरी चौथी लाइन लेके आइए। मैंने क्लियरली कहा था कि ये सेशन और माइट भी अगला सेशन यानी एक्सपायरी डे वो बिलोंग करेगा ऑप्शन राइटर्स को। जिस प्रकार से बिल्डअप 23,000 पे, 23,100 पे, 23,200 पे और 30,000 की पुट पे, 22,900 की पुट पे और 22,800 की पुट पे था। पॉसिबल है कि हम इस ट्रेजेक्ट्री में टाइम स्पेंड करें। और वो ट्रेजेक्ट्री क्या थी? वो ट्रेजेक्ट्री थी RS2 और बेस 1 के बीच में। अब वो लेके आइए जोन क्या था, यानी 23,113, 23,160 इसके नीचे और नीचे से अगर आप देखें यानी बेस 1 के ऊपर यानी 22,909 और 867 के ऊपर आपको इसी चैनल में ट्रेड लेना पड़ेगा। और देखिए, अगर निफ्टी को एक क्लियर स्विंग देना है टुवर्ड्स हायर साइड तो आपको 23,160, 23,206 का जोन पार करना पड़ेगा। उसके बाद क्या लिखा हुआ है? 325। दैट्स एग्जैक्टली 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। क्लियर मैंडेट, क्लियर स्विंग तभी मिलेगा जब आप कॉल राइटर्स को ट्रैप कर देंगे कल वाले दो यानी 23,100, 23,200 को। टिल द टाइम याद रखिएगा, इंट्राडे कोलैप्स पॉसिबल है और आया भी था कुछ देर पहले। मेरे ख्याल से एक शार्प डिप आया था, हम एक बार फिर से आए, 23,000 की ट्रेजेक्ट्री को होल्ड किया, फिर पुल बैक देख चले गए। डिसाइसिव एक्शन तब आएगा जब आप 23,160 की ट्रेजेक्ट्री को या 206 को पार कर दें, तब डिसाइसिव एक्शन आएगा। आइए, क्या ऑप्शन राइटर्स भी कुछ ऐसे ही कह रहे हैं? लिखे आइए ऑप्शंस के स्टैट्स, उसको देखते हैं कि ऑप्शन राइटर्स प्लेस्ड कैसे हैं इस वक्त। अब देखिए, आपकी स्क्रीन पे 23,000 की पुट आएगी। यार देखिए जरा, यहां पे हालांकि 1.5 करोड़ शेयर कम हुआ है। दैट मीन्स वो ऑप्शन राइटर जिसने एक ग्रिप ली हुई थी फियर के, मतलब डर के चलते, एक हेजिंग प्रोस्पेक्टिव से, वो तो एग्जिट कर गया है और दैट्स गुड। और 23,200 की कॉल में शॉर्ट कवरिंग है, 23,100 की कॉल में शॉर्ट कवरिंग है, 23,300 की कॉल में शॉर्ट कवरिंग है। देखिए, ये स्टैट्स जो है ना, ये बुल्स के फेवर में है एज ऑफ नाउ। ये बुल्स के फेवर में है और सारे ऑप्शंस जो हैं वो रिड्यूस होते हुए, कॉल्स के ओआईज जो हैं वो रिड्यूस हो रहे हैं। ये अच्छी बात है। तो मैं आपको बात बताता हूं कि अगर 23,160 की ट्रेजेक्ट्री अगर हम काटना शुरू करें तो यकीन मानिए अच्छा स्विंग मिल सकता है, अच्छा स्विंग मिल सकता है। लेकिन 160 का क्रॉस होना बहुत जरूरी है। जब तक 160 क्रॉस नहीं होगा आप सेकंड ट्रेजेक्ट्री में एंटर ना करें, मुश्किल लगता है। निफ्टी बैंक लेके आइए आप स्क्रीन पे। निफ्टी बैंक इस वक्त 49055 की ट्रेजेक्ट्री में आके ट्रेड करता हुआ। सुबह बातचीत हमारी क्या हुई थी कि देखिए, हमें हर, चाहे वो कल के लॉन्ग ट्रेड्स हों या फिर आप मॉर्निंग में लें, हर लॉन्ग ट्रेड को चेक करना है क्लस्टर नंबर 1 पे। इट्स 49,075 एट 49,303। ये क्या है? ठीक निफ्टी बैंक का इंट्राडे हाई इसके मिड पे है। ये है एग्जैक्टली वो क्लस्टर जहां पे अमूमन किसी भी पुलबैक का या फिर किसी भी अपस्विंग का जो कि लोअर लेवल से आता है, कोलैप्स पॉसिबल होता है। क्यों? दैट्स एग्जैक्टली फॉलिंग 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। हालांकि मैंने एक चीज और कही थी कि बेटर रिवॉर्ड के लिए वेट करें किसी मेगा डिप का, लेकिन अभी तक मेगा डिप निफ्टी में बैंक में आया ही नहीं। हार्डली आई थिंक 48,800, 820, 830 तक आया है। वो ट्रेजेक्ट्री नहीं आई 638 की, जो कि आपके ट्रेड को बहुत लुक्रेटिव, बहुत ही, अगर आप देखें, फायदेमंद बनाती है। आपको इसी जूझने वाले क्लस्टर के अंदर ट्रेड करना पड़ रहा है। देखिए, अगर आपने नहीं ट्रेड किया है तो भी अच्छी बात है, क्योंकि ये ट्रेड क्लियर स्विंग दे नहीं रहा है। इसमें मशक्कत और आई थिंक कंफ्यूजन ज़्यादा है। मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। लेट्स ब्रिंग ऑप्शन स्टैट्स एक बार लेके आइए। ज़्यादा क्लियर विजन जानते हैं कहाँ मिलेगा? जब आप 19,300, 19,260 की ट्रेजेक्ट्री को पार कर जाएंगे। क्यों? आप देखिए, अभी 49,500 का कॉल राइटर ग्रिप ले रहा है, नीचे 49,000 पे पुट राइटिंग है, आउटस्टैंडिंग हुआ है, 20 लाख पहुंच गया। तो इट्स अ क्लियर कट साइंस ऑफ कंसोलेशन।
आप इस कंसोलिडेशन के जोन में तब बाहर निकलेंगे जब आप 20 डेमा को पार कर देंगे। सुन लीजिए एक बार फिर से, एग्जैक्टली 20 डेमा की प्लेसमेंट का है। 20 डेमा इज प्लेस्ड एट 49274। वो लेवल कटे तब जाके आप ये 49,500 के कॉलेटर को जाकर स्ट्राइक करेंगे, तब ये निकलेगा। टिल द टाइम रेंज बाउंड एंड टिल द टाइम निफ्टी एज वेल रेंज बाउंड, जब तक कि 23,160 की ट्रेजेक्टरी बाइसेक्ट नहीं होती है। राजेश जी, गुड आफ्टरनून, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। राजेश जी, इंडेक्स पे पहले आपका व्यू, ये तो खैर मेरा मत था, आपका व्यू क्या बन रहा है? क्या आप एक डायरेक्शनल ट्रेड कर रहे हैं या फिर आपको लगता है कि अभी ऑप्शन राइटर्स की ग्रिप में रहेंगे इंडेक्सेस? देखिए, डायरेक्शनल ट्रेड तो किया है और यहाँ पे एडवांस लॉन्ग साइड की, लेकिन एक सीमित रेंज के लिए ही ट्रेड कर रहे हैं और हमें लगता है ये 23,200 से 23,300 के क्लस्टर में जाके वापस निफ्टी रुकता हुआ दिख सकता है। तो जो लॉन्ग साइड के ट्रेड है, टारगेट हमारे जो है वो 23,200 23,250 तक के ही है। वहां तक के टारगेट के लिए हमने लॉन्ग साइड का ट्रेड रखा है। हालांकि अब 160 पॉइंट ऊपर चल रहे हैं हम निफ्टी में, तो अब अगर कोई डिप मिलती है तो बाय करने की सलाह है। स्टॉप लॉस हमारे जो प्लेस्ड है वो है 22,950 पे। जब तक ये स्टॉप लॉस इंटेक्ट है, डिप्स में हम बाय करेंगे और 23,250 के टारगेट के लिए अगर ये लेवल क्रॉस हो जाता है ऊपर में 23,250, जिसके चांसेस थोड़े कम लग रहे हैं क्योंकि हम एक्सपायरी की तरफ बढ़ रहे हैं और मेजर कॉल राइटर्स का जो दबाव है वो 23,200 से 23,300 के जोन में ही है और इसको क्रॉस करना थोड़ा डिफिकल्ट है, काफी हेवी कॉल राइटिंग है। तो हमें लगता है कि अगर ये लेवल क्रॉस हो जाता है बिफोर एक्सपायरी तो एक बड़ा शॉर्ट कवरिंग भी बनते हुए दिख सकता है। एंड देन फिर वो हो सकता है कि मार्केट एक कंफर्ट जोन में भी कन्वर्ट होता हुआ दिखे अहेड ऑफ बजट भी। तो और इवेंटफुल है, फेड की मीटिंग का आउटकम आना है, बजट है, एक्सपायरी है, ये तीन बड़ी इवेंट एक साथ लाइंड अप है। तो अनसर्टनिटी है, लेकिन अभी हम 23,250 के टारगेट के लिए बाय करेंगे डिप्स में। अगर मिलती है डिप्स कोई 23,050-60 की जोन में तो वहां बाय करेंगे। 22,950 के स्टॉप लॉस से टारगेट अभी 23,250 के होंगे। बैंक निफ्टी में भी व्यू लॉन्ग साइड का ही है। टिल द टाइम हम 48,750 48,800 के जोन को होल्ड कर रहे हैं। जब तक ये जोन के ऊपर बना हुआ है निफ्टी बैंक, तो यहाँ पे भी व्यू बुलिश ही है। 49,250 300 के जोन को क्रॉस करना इमीडिएट बेसिस पे इंपॉर्टेंट है। अगर वो क्रॉस हो जाता है तो 49,600 700 तक की रैली भी अनफोल्ड होते हुए दिख सकती है। तो यहाँ पे हम 49,000 के आसपास बाय करेंगे, स्टॉप लॉस रखेंगे 48,750 का। अपसाइड में पहला टारगेट जो रहेगा 49,250 एंड देन उसके बाद 49,600 तक के अपसाइड आते हुए दिख सकती है। तो दोनों इंडेक्स पे बाय द डिप्स अभी रहेगी और लेवल जो बताएं वो एज ए स्टॉप लॉस जरूर फॉलो करने होंगे। स्ट्रक्चर अभी भी वीक ही है मार्केट का, एक पुलबैक को प्ले करने के लिए ये ट्रेड किए जा सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ और देखिएगा, अभी तक निफ्टी का एक लेवल है दैट्स आई थिंक 23,130,135, वहाँ पे 10 डेमा प्लेस्ड है, उस पर भी नज़र रखिएगा। खैर, अब आते हैं ट्रेड्स पर। राजेश जी, आपके 3 ट्रेड्स इस वक्त के। तो वीरेन जी, पहला स्टॉक जो पसंद आ रहा है वो है मन्नापुरम फाइनेंस। आज बैन पीरियड से बाहर आ चुका है, तो यहाँ पे एक अच्छा बाइंग आते हुए दिखा और जिस तरीके से स्टॉक अपने प्रीवियस स्विंग हाई को पेनिट्रेट कर रहा है, हमें लगता है यहाँ पे 210 215 तक के अपसाइड आते हुए दिख सकती है। तो अभी ट्रेड अगर करना है आपको तो फैब फ्यूचर में करें, क्योंकि अब एक्सपायरी है, तो आप फरवरी फ्यूचर बाय करें। 210 215 के टारगेट के लिए डाउन साइड में स्टॉप लॉस होगा करीब 192 के आसपास। दूसरा स्टॉक जो पसंद आ रहा है वो है ऑटोमोबाइल क्षेत्र से और उसमें आइशर मोटर हमें यहाँ पे पसंद आ रहा है। काफी स्टेबल स्ट्रक्चर है स्टॉक का और अगर हम देखें तो पूरे ऑटोमोबाइल बैंक में यही एकमात्र ऐसा स्टॉक है जो कि ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्ट्री से थोड़ा ही स्लाइड हुआ है और वापस से स्ट्रेंथ यहाँ पे देखने को मिली, क्योंकि स्टॉक अपने सारे मूविंग एवरेजेस, शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म मूविंग एवरेजेस के ऊपर सस्टेन कर रहा है। तो आइशर मोटर फरवरी फ्यूचर में बाय किया जा सकता है। अपसाइड के टारगेट 5350 5400 की तरफ आते हुए देख सकते हैं। डाउन साइड में स्टॉप लॉस रखना होगा करीब 5120 के आसपास। और तीसरा स्टॉक जो पसंद आ रहा है वो टुवर्ड्स एक्सपायरी, हमें लगता है यहाँ पे एफएमसीजी पैक में ध्यान देना चाहिए और उसमें मैरिको हमें पसंद आ रहा है। ये स्टॉक भी अपने सीरीज के हाईएस्ट पॉइंट की तरफ ही ऑलमोस्ट ट्रेड करते हुए दिख रहा है।
ये स्टॉक में हमें लगता है टुवर्ड्स एक्सपायरी एक अच्छा मूव बनते हुए दिख सकता है। 690 से लेके 700 तक के अपसाइड फैब फ्यूचर में आते हुए दिख सकती है, तो यहाँ पे बाय करने की सलाह है 656 के स्टॉप लॉस से। चाहिए मैरिको ट्रेड हो गया। और मैं एक दो स्टॉक्स और यहाँ पे स्कैनिंग कर लेता हूँ क्योंकि समय है अभी हमारे पास। राजेश जी, आज ऑटो में लुक एट टाटा मोटर्स, आयशर का जिक्र आपने किया ही। लुक एट मारुति। मारुति इस वक्त अब 21 अक्टूबर के बाद अब तक की हाईएस्ट क्लस्टर पे आके ट्रेड करता हुआ। हालांकि देखिए यहाँ पर हमको एक चीज़ मान के चलनी पड़ेगी कि एक रिस्क तो रहेगा ही, क्योंकि अभी नंबर्स कुछ देर में आने वाले हैं। बट राजेश जी, इट्स अ टिपिकल फ्लैग ब्रेकआउट, बहुत ही शानदार ब्रेकआउट है। दूसरी बात यह है, आपको याद होगा वो अक्टूबर के थर्ड वीक का ब्रेकडाउन जोन, जब पहली बार बड़े एवरेजेस ब्रीच हुए थे मेरे ख्याल से 150, उस क्लस्टर को रीगेन कर रहा है और इनफैक्ट उस पर एंटर करने की कोशिश कर रहा है। मारुति को आप कैसे रीड कर रहे हैं, और कुछ थोड़ा सा अगर टेलविंड मिली हमें नंबर्स की, तो कहाँ तक का स्विंग पॉसिबल है? तो वीरेंद्र जी, सेटअप के हिसाब से तो लगता है कि स्टॉक में अगर थोड़े भी नंबर में यहाँ पे एक पॉजिटिविटी रहती है, तो ये स्टॉक 1200, 12,015, 12,500, 12,600 की तरफ बढ़ने के लिए तैयार है। स्टॉक में स्टेबल स्ट्रक्चर है, तो आई थिंक अहेड ऑफ नंबर अगर आपको प्ले करना है तो आप ऑप्शन के थ्रू कर सकते हैं। 12,200 का ऑप्शन स्लाइड इन द मनी ऑप्शन बाय करें। 145 के आसपास ट्रेड कर रहा है, इसमें स्टॉप लॉस रखें करीब 90 रुपए के आसपास। और अगर ये आपके फेवर में मार्केट में अगर नंबर्स थोड़े पॉजिटिव बनते हैं, तो ये ऑप्शन के टारगेट फिर 250 की तरफ भी आते हुए दिख सकते हैं, क्योंकि 200 से 300 रुपए का अपमूव अनफोल्ड होते हुए दिखता है मारुति में, अगर यहाँ पे पॉजिटिविटी रहती है नंबर्स में तो। ओके, चलिए अब एक काम करते हैं, यहाँ पे एक ब्रेक लेते हैं, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले एक महत्वपूर्ण विषय पे बातचीत करते हैं। गांधीनगर स्थित पंडित दीनदयाल एनर्जी यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन और PDEU के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के प्रेसिडेंट मुकेश अंबानी ने डिग्री पाने वाले स्टूडेंट्स को सफलता का एक मंत्र दिया। उन्होंने कहा कि AI के मुद्दे पर बहुत सारी चीज़ें हैं इस वक्त बात करने को। उन्होंने बोला कि बायो एनर्जी रिसर्च पर फोकस, इन इंटरनल स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए ग्लोबल और कोलैबोरेशन और ग्रीन एनर्जी पर फोकस बढ़ाने की ज़रूरत है। और भी मुद्दों पर उन्होंने अपने खुल के विचार रखे। AI के मुद्दे पर उन्होंने काफ़ी विचार रखे अपने। उन्होंने ये भी कहा कि अपनी बौद्धिक क्षमता पर विश्वास रखें, उसका इस्तेमाल करें। AI पर बहुत डिपेंडेंसी आपको नहीं रखनी चाहिए। आइए सुनते हैं उनको एक बार। We should specially focus on newer areas like bioenergy, which have the potential to help our farmers and boost employment opportunities. My second expectation, we should simultaneously increase our internal strengths and also forge national and global collaborations so as to enhance our leading position in research and academics. My third expectation, the intersection of green energy, green materials, and artificial intelligence is going to shape the future of humanity. You must be good at using AI as a tool of learning, but do not give up your own critical thinking. ChatGPT का जरूर से इस्तेमाल करो, लेकिन याद रखो, आर्टिफिशियल बुद्धि से नहीं, खुद की बुद्धि से हम आगे बढ़ेंगे और आप आगे बढ़ सकते हैं। स्वागत है कार्यक्रम में आपका फिर से एक बार। चलिए अब एक काम करते हैं, यहाँ से ऑप्शन ट्रेड पिक करते हैं। इस वक्त का निफ्टी आपकी स्क्रीन पे 23126 डे हाई पे ट्रेड करता हुआ, ऑलमोस्ट टेस्टिंग 10 डे। राजेश जी, आपका ऑप्शन ट्रेड इस वक्त का? वीरेंद्र जी, बजाज फिनसर्व पे फोकस है। स्टॉक में एक ऑलरेडी ब्रेकआउट यहाँ पे आते हुए दिखा, और जिस तरीके से स्टॉक का एक स्टेबल स्ट्रक्चर है, हमें लगता है ये स्टॉक में 1850 1860 की तरफ मोमेंटम बढ़ते हुए दिखेगा। तो अब यहाँ पे फरवरी सीरीज में 1800 की स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन पे बाय करने की सलाह रहेगी, जो कि करीब ट्रेड कर रहा है 68 69 रुपीज के आसपास। तो बजाज फिनसर्व का 1800 की स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन बाय करना है फैब सीरीज का। अपसाइड के टारगेट इस ऑप्शन के इस कॉल के आते हुए दिख सकते हैं करीब 95 से 105 की तरफ। ये कॉल ऑप्शन का प्राइस बढ़ते हुए दिख सकता है। डाउनसाइड में स्टॉप लॉस जो रखना है वो करीब होगा 55 रुपए के आसपास। ओके, बजाज फिनसर्व की कॉल 1800 की स्ट्राइक 167.65 पे आपको लेनी है। ओपन इंटरेस्ट शेड हुआ है, यानी साइंस ऑफ शॉर्ट कवरिंग। यहाँ पे बंदर बैकफुट पे है। एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद एक खास चर्चा, रेल 10 के नंबर्स आए, रेल 10 की मैनेजमेंट से बातचीत करेंगे। एक ब्रेक लेकर तुरंत हाजिर होते हैं।
कार्यक्रम में आप सभी का एक बार फिर से और सीएनबीसी आवाज की खबर पे मुहर लगी है। सुबह ही लक्ष्मण जी हमसे मुखातिब हो रहे थे, बातचीत कर रहे थे सीसीए की बैठक में इथेनॉल प्राइसिंग के हाइक को लेकर। जो सीएनबीसी आवाज की खबर थी उस पर पुष्टि हो चुकी है, इथेनॉल कीमतें बढ़ाने को मंजूरी मिल चुकी है। मेरे साथ इस वक्त लक्ष्मण जी मौजूद हैं। लक्ष्मण जी, आप बधाई के पात्र हैं, तो ये खबर इसकी पुष्टि हुई और बताएंगे एग्जैक्टली इसके बारे में पूरा विवरण और कब से दाम बढ़ेंगे और इसके संदर्भ में कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस? जी बहुत बहुत धन्यवाद वीरेंद्र जी। दरअसल जो हम लोगों ने खबर बताई थी सुबह हूबहू उन्हीं प्रस्तावों के साथ कैबिनेट ने इसे मंजूरी दे दिया, ऐसा मुझे सूत्रों से जानकारी मिली है। और इसकी औपचारिक जानकारी 3 बजे होने की पूरी संभावना है। 3 बजे कैबिनेट की बैठक की प्रेस कॉन्फ्रेंस है। कैबिनेट की बैठक अब से कुछ ही देर पहले खत्म हुई है। जो प्रस्ताव था उस प्रस्ताव के मुताबिक बी हैवी मोलासेस के दाम में ₹1.82 प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई है। केन जूस के दाम में ₹1.31 प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई है। और सी हैवी मोलासेस में जो इंसेंटिव दे रही थी ऑयल मार्केटिंग कंपनियां ₹6.87 प्रति लीटर की, उसको रेगुलराइज कर दिया गया, यानी अब सरकारी दाम में उसको शामिल कर दिया गया। तो इफेक्टिव वो दाम सी हैवी मोलासेस में बढ़ेगा नहीं, लेकिन ये दाम के तौर पर, सरकारी दाम के तौर पर इसको नोटिफाई किया जाएगा। और ये जो है, ये दरअसल एथेनॉल सीजन जो होता है उसके लिए लागू किया गया है। एथेनॉल के लिए टेंडर पहले से अक्टूबर में निकाल चुकी है ऑयल मार्केटिंग कंपनियां। उस टेंडर के तहत जो कंपनियां एथेनॉल की सप्लाई करेंगे ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को, उन सबको नई कीमत पर मिलेगा, तो उनको बेहतर कीमत मिल सकेगी। शुक्रिया लक्ष्मण जी इस बातचीत का। और एक बार जरा टेक्निकल अपडेट ले लेते हैं, यहाँ पर टेक्निकल चेक ले लेते हैं। राजेश जी, अभी सीएनबीसी आवाज की खबर पर मुहर और एक स्ट्रॉन्ग मूव अगर आप देखें सुबह सुबह से ही इन सभी स्टॉक्स में था। अभी सिंस बलरामपुर चीनी पार्ट ऑफ डेरिवेटिव्स, बलरामपुर चीनी पे आपका टेक क्या है इस वक्त? ओके, बलरामपुर चीनी इस वक्त नहीं, मेरे ख्याल से राजेश जी से संपर्क टूट गया है। लेकिन बलरामपुर चीनी आपकी स्क्रीन पे एक स्ट्रॉन्ग मूव, उसके हल्का सा सिंक हुआ था, ये होता है अमूमन, और उसके बाद थोड़ा सा मूव आता हुआ दोपहर 3 बजे, याद रखिएगा कैबिनेट की ब्रीफिंग भी है। मीनवाइल निफ्टी इज एट डे हाई 23147 और इट्स, अगर आप देखें लास्ट के कुछ क्षणों में, अगर 20 मिनटों में देखें, 10 मिनटों में देखें, तो एक स्विंग जनरेट किया है रिलायंस इंडस्ट्रीज ने। रिलायंस आपकी स्क्रीन पे आ गया एक बार, रिलायंस हो गया, बाकी आज ऑटो फुल स्विंग प्रोवाइड कर रहे हैं। रिलायंस आपकी स्क्रीन पे 1241 डे हाई पर आके ट्रेड करता हुआ। एक काम करते हैं, एक बार जैसे आपसे वादा किया था कुछ देर पहले कि आज हम रेलटेल की मैनेजमेंट से मुखातिब होंगे, समय की कमी है लेकिन फिर भी बातचीत करते हैं। हमारे साथ बात करने के लिए श्री संजय कुमार सीएमडी रेलटेल के मौजूद हैं। सर नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है। और एक बार जरा प्लीज़ रेलटेल का स्टॉक स्क्रीन पे रखिएगा। सर थोड़ा सा समय का मेरे पास अभाव है, लेकिन फिर भी आपसे जानना चाहूँगा Q3 की क्रिटिकल हाईलाइट्स और ये जो रेवेन्यू ड्राइवर्स रहे इस क्वार्टर में वो क्या थे? हाँ, तो इस क्वार्टर में हमारी जो रेवेन्यू ग्रोथ रही है वो करीब, अगर हम ईयर ऑन ईयर देखते हैं तो 15% रही है। बट अगर हम 9 महीने का रिजल्ट कंसोलिडेटेड देखते हैं तो वो हम लोग 25+% के साथ, हमारी 26% के आसपास हमारी ग्रोथ रही है। चूंकि रेलटेल बहुत बड़ी कंपनी नहीं है, हमारे नंबर्स बहुत छोटे होते हैं, तो क्वार्टरली रिजल्ट्स कई बार लोगों को दे आर नॉट एबल टू अप्रिशिएट, वो समझ नहीं पाते हैं। तो इसलिए हम हमेशा कोशिश करते हैं कि एक 9 मंथ्स या हाफ ईयरली अगर हम देखते हैं तो हमें समझ आती है। तो दैट वे हमारी रिजल्ट्स सेटिस्फाइड रही हैं और हमारे पैट मार्जिन्स भी 8 से 9% में रहे हैं। पैट में जो ग्रोथ आई है वो भी हमारी 10% के आसपास आई है। अच्छा, ये सर मैं मार्जिन्स की ट्रेजेक्टरी देख रहा था आपकी, थोड़ा सा मार्जिन्स को प्रेशर रिलीफ करने के लिए क्या आप थोड़े से कॉस्ट को कंट्रोल करने के मेजर्स लेंगे क्या? कुछ इसके बारे में बताएंगे आप? देखिए, हम जो बिजनेस अभी जो आप देख रहे हैं, हमारा बिजनेस का जो प्रोपोर्शन है, तो हमारे 2 सेगमेंट्स हैं, टेलीकॉम सेगमेंट्स है और प्रोजेक्ट सेगमेंट है। तो टेलीकॉम सेगमेंट में तो कोई कॉस्ट प्रेशर्स नहीं है, हम काफ़ी अच्छे हमारे मार्जिन्स हैं। लेकिन प्रोजेक्ट सेगमेंट की अगर हम बात करते हैं तो चूंकि हमें जो बिड्स कंपटीशन के थ्रू मिलती हैं, वहाँ के हमारे जो मार्जिन्स होते हैं उनमें हमें कई बार थोड़ी सी एग्रेसिव कॉल लेनी पड़ती है। तो कॉस्ट प्रेशर नहीं कहूँगा, मैं कहूँगा कि कंपटीशन इज ड्राइविंग अस, जिससे कि हमारी जो मार्जिन्स है उन पे प्रेशर है। तो ओवरऑल जब हम देखते हैं तो
टेलीकॉम का जो प्रोपोर्शन है वो थोड़ा सा कम हो रहा है, बिकॉज प्रोजेक्ट बिजनेस में हमारा जो फोकस है, जो डिजिटाइजेशन ड्राइव चल रही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, उसको हम लोग फोकस कर रहे हैं, डेटा सेंटर को फोकस कर रहे हैं। उसकी वजह से हमारी जो प्रोजेक्ट सेगमेंट की जो मार्जिन्स हैं वो हम लोग अभी जैसे पिछले क्वार्टर में अगर हम देखते तो 4% के आसपास थी, लेकिन हम लोग जब देखते हैं पूरे एक साल का देखते हैं तो करीब 5% से 6% के बीच में हमारी मार्जिन्स रहती हैं। उस वजह से आप देख पाते हैं कि पूरे ओवरऑल में जब अगर हम देखते हैं तो वो थोड़ा सा साउथ ट्रेंड दिखता है, लेकिन अगर हम दोनों सेगमेंट्स को इंडिपेंडेंटली देखें तो दोनों सेगमेंट्स में हम लोग स्टैटिक हैं। प्रोजेक्ट सेगमेंट में 5% के आसपास हम लोग रह रहे हैं और टेलीकॉम सेगमेंट में से 32-33% के आसपास हमारी मार्जिन है। हाँ, अच्छा संजय जी, आप अपने न्यू प्रोजेक्ट्स की तरफ कैसे बढ़ रहे हैं, जैसे स्पेशली एआई बेस्ड जो रेलवे सिक्योरिटी सिस्टम्स हैं और ब्रॉडबैंड सर्विसेज हैं, और एक और चीज़ जो अगला फिस्कल है उसके लिए आपका जो कैपेक्स प्लान है वो क्या है, इसके बारे में कुछ टिप्पणी करेंगे? तो जब हम बात करते हैं रेलवे सेगमेंट में, तो हम लोग ने अभी पिछले क्वार्टर में रेलवे सिग्नलिंग के लिए जो टेंडर्स डाले थे उनमें हमें अच्छी सफलता मिली है और अभी करीब 400+ करोड़ के टेंडर्स हमारे अंडर एवेल्युएशन हैं और लगभग 300-350 करोड़ के हमारे पास नए बिजनेस ऑर्डर सिग्नलिंग से आए हैं। इसमें कवच के भी टेंडर्स जिनमें हमने बिड किया है उनके एवेल्युएशन रिजल्ट्स आने बाकी हैं। तो कवच जो एक बार मार्केट को उम्मीद थी कि रेलटेल कवच में जाएगा, क्वाड्रेंट के साथ हम लोग पार्टनरशिप की बात करते थे, तो वो चीजें अब शुरू हो गई हैं और हमें इस क्वार्टर में उम्मीद है कि कवच के भी कुछ ऑर्डर्स रेलटेल को मिलने वाले हैं। हम बात करें अगर ब्रॉडबैंड की, तो ब्रॉडबैंड में हम लोग अभी चूंकि ब्रॉडबैंड इंडस्ट्री बहुत ही आई वुड से कि फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों तरह की है। बहुत सारे लाइसेंस्ड ऑपरेटर्स हैं, बहुत सारे ग्रे ऑपरेटर्स हैं और तो उस वजह से हमें कंपटीशन में काफ़ी चैलेंज देखने को मिलता है। और सब्सक्राइबर्स जो टियर 3 टियर 4 टाउन्स हैं, जो हमारा फोकस है, रेलटेल की स्ट्रेंथ है रूरल एंड रिमोट एरियाज, वहाँ पर ये चीज़ वहाँ पे वो लोग ज़्यादा प्राइस सेंसिटिव भी होते हैं। हालांकि हम लोग प्राइस के मामले में भी काफ़ी फ्लेक्सिबल हैं। तो ब्रॉडबैंड में हम लोग अभी अपना ग्रोथ तो मैं नहीं कहूँगा कि बहुत अच्छी देख पा रहे हैं, लेकिन हम जो हमारा सब्सक्राइबर्स वॉल्यूम है वो हम लोग मेंटेन कर पा रहे हैं। लेकिन अभी रिसेंटली हमने कुछ स्ट्रैटेजिकल चेंज करने का प्लान किया है और हम उम्मीद करते हैं कि वो शायद हमें सक्सेस देगा। ओके संजय जी, शुक्रिया सर, आप इस कार्यक्रम में उपस्थित रहे आज और बातचीत की अपने नंबर्स को लेकर। बहुत बहुत शुक्रिया और बेस्ट ऑफ लक फॉर न्यू क्वार्टर। निफ्टी अभी एक स्विंग आया था बहुत स्ट्रॉन्ग, करीब 23,160 की ट्रैजेक्टरी में गया, फिर वहाँ से रिट्रेस हुआ, लेकिन मोर और लेस अपने दिन की हाईएस्ट ट्रैजेक्टरी को मेंटेन करता हुआ। फिलहाल एक ब्रेक और अगली मुलाकात होगी आपसे आज कमाई करने में। तब तक के लिए नमस्कार।